शोरूम का मैनेजर जिस बुजुर्ग को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रहा था, असल में वह बुजुर्ग ना तो भिखारी था और ना गरीब, बल्कि वह तो इतना बड़ा आदमी था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। फिर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ कि पूरे शोरूम के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 10:45 बजे थे। शहर की सबसे पॉश सड़क पर बने एलाइट ऑटो हब के शोरूम के गेट पर एक पुराना धूल से सना हुआ ट्रैक्टर रुका। ट्रैक्टर के ऊपर बैठा एक बुजुर्ग आदमी था। नाम था हरीश अंकल। हरीश जी की उम्र कोई 60 के पार रही होगी। हरीश जी ने ट्रैक्टर को ठीक शोरूम के गेट के पास पार्क किया। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी निकाली और नीचे उतरने लगे, वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड नरेश के माथे पर तुरंत टेंशन की लकीरें आ गई। नरेश तुरंत भाग कर आया और हरीश जी का रास्ता रोककर सख्त आवाज में बोला, अरे बाबा, क्या कर रहे हो? ये क्या है? यह कोई खेत का रास्ता है क्या? यह हाई प्रोफाइल शोरूम है। अपना ट्रैक्टर फौरन यहाँ से हटाओ। हरीश जी ने हल्की मुस्कान के साथ नरेश की ओर देखा। उनकी आंखें शांत थीं। उन्होंने कहा, बेटा माफ करना, ट्रैक्टर हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे शोरूम में कुछ जरूरी काम है। इतना सुनते ही नरेश हंस पड़ा। उसने अपनी बाजू में खड़े एक और गार्ड से कहा, अरे देखो तो जरा, यह बाबा कह रहे हैं कि इनको यहाँ कुछ जरूरी काम है। फिर नरेश ने हरीश जी की ओर मुड़कर कहा, बाबा, आपको किसने भेजा है? लगता है गलत पता बता दिया किसी ने। यहाँ सिर्फ करोड़पति लोग आते हैं। अपनी औकात के हिसाब से जगह देखो। हरीश जी ने अपने झोले को कसकर पकड़ा और बोले, बेटा कोई बात नहीं, मुझे अंदर जाने दो, मेरा काम बहुत जरूरी है। नरेश नाराज हो गया। वह बोला, जरूरी काम? यहाँ क्या काम हो सकता है तुम्हारा? शायद मुफ्त का खाने पीने आए हो। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी शोरूम के अंदर से सेल्स मैनेजर रोहन बाहर आया। रोहन की उम्र 30 के आसपास थी। वह चमचमाता सूट पहने हुए था। वह अपने बालों को सेट करते हुए बोला, क्या ड्रामा हो रहा है नरेश? ये क्या खड़ा है बाहर? शोरूम की इमेज खराब हो रही है, हटाओ इसको यहाँ से। नरेश ने रोहन को सलाम किया और बोला, सॉरी सर, ये कोई किसान बाबा है, कह रहे हैं अंदर जाना है। रोहन ने हरीश जी को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। वह उनके कपड़ों और चप्पलों को आंक रहा था। रोहन बोला, बाबा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम किसी दूसरे शोरूम में चले जाओ जहाँ साधारण गाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें से एक की कीमत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगी। समझ गए? हरीश जी ने एक गहरी सांस ली। वह अब भी शांत थे। उन्होंने कहा, बेटा इतनी जल्दी नाराज मत हो, एक बार अंदर चलकर बात करते हैं। मैं सच में एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। रोहन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। अंदर खड़े 2-3 सेल्स पर्सन भी हंसने लगे। रोहन ने कहा, गाड़ी खरीदना चाहते हो? ये चमचमाती कारें? ठीक है, अंदर आओ। हरीश जी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। शोरूम के अंदर का माहौल बहुत ठंडा और शांत था। उनके आने से वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लॉबी में बैठी रिसेप्शनिस्ट स्वाति ने उन्हें देखा। वह भी रोहन की तरह घमंडी थी। उसने अपने सहकर्मी से धीरे से कहा, देखो तो इस शोरूम को क्या हो गया है? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने दिया जाता है? हरीश जी एक कोने में खड़े हो गए। रोहन उनके पास आया और रूखेपन से बोला, हाँ बोलो, कौन सी गाड़ी? अजय बोला, चाहिए पहले ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है? कहीं 2-4 लाख वाली गाड़ी तो नहीं देख रहे? वह हम बेचते ही नहीं है। हरीश जी ने विनम्रता से कहा, बेटा मुझे गाड़ियों के दाम का अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरे पोते को पसंद आए। वो कल शहर आ रहा है, मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूं। रोहन ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारा पोता, पोते की पसंद, सरप्राइज? अरे बाबा, तुम्हें पता है यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी का दाम 50 लाख से शुरू होता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हरीश जी चुप रहे। उन्होंने बस अपने झोले को कसकर पकड़ा। तभी वहाँ से एक युवा सेल्स गर्ल गुजरी। नाम था कृतिका। कृतिका ने हरीश जी और रोहन की बातचीत सुनी। कृतिका नई थी, लेकिन दिल की बहुत साफ और दूसरों की इज्जत करने वाली थी। वह धीरे से हरीश जी के पास आई और बोली, नमस्ते बाबा, मैं कृतिका, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रोहन ने कृतिका को घूर कर कहा, कृतिका, किसने कहा इनकी मदद करने को? इनका काम मेरे जिम्मे है, तुम अपना काम करो। कृतिका बोली, सर अभी मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, मैं इनका काम कर देती हूँ। रोहन चिढ़ गया, ठीक है, जो मर्जी है करो। इतना कहकर वह वहाँ से हट गया। कृतिका ने हरीश जी से कहा, बाबा आप आइए, वहाँ सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हरीश जी सोफे पर बैठ गए। सोफा इतना मुलायम था कि उन्हें थोड़ा अजीब लगा। कृतिका चाय लेकर आई। बाबा
बाबा चाय पीजिए। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए थी? आपके पोते की उम्र कितनी है? हरीश जी ने चाय पीते हुए कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मेरा पोता अभी 25 साल का है, उसे सफेद रंग की कोई बड़ी मजबूत गाड़ी चाहिए। कृतिका मॉडल दिखाने लगी। तभी रोहन वापस आया। उसने देखा कृतिका सच में गाड़ियाँ दिखा रही थी। रोहन जोर से हंसा और बोला, कृतिका इन्हें क्यों बेवकूफ बना रही हो? बाबा को ये गाड़ी चाहिए, जिस गाड़ी का टायर भी इनकी 6 महीने की पेंशन से महंगा होगा। फिर रोहन ने हरीश जी से कहा, बाबा सच बताओ, तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो ना? कोई पैसे वैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? हरीश जी ने पहली बार अपनी आवाज थोड़ी गंभीर की। बेटा तुम बार बार मेरे पैसों की बात क्यों कर रहे हो? क्या बिना पैसे के कोई आदमी अच्छा इंसान नहीं होता? या जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है तुम्हारे लिए? रोहन का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह बोला, यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है बाबा। ये शोरूम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। तुम यहाँ खड़े रहोगे तो हमारे ब्रांड की बदनामी होगी। मैं तुम्हें यहाँ और 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। कृतिका ने बीच में आने की कोशिश की। सर प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन रोहन ने उसे डांट कर चुप करा दिया और हरीश जी से कहा, देखो बाबा मैं सीधा कहता हूँ, तुम्हें इस शोरूम में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं तुम्हें धक्का मार कर बाहर निकालने को मजबूर ना हूँ। हरीश जी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उन्होंने अपनी धोती के पल्लू से आंखें पोंछी और धीरे से उठे। वे कृतिका के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, धन्यवाद बेटी, तुम बहुत आगे जाओगी। फिर वे रोहन की ओर मुड़े। आवाज शांत थी पर उस शांति में एक गहरी चोट थी। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तुमने आज एक गरीब का नहीं बल्कि एक मेहनती किसान का अपमान किया है। हरीश जी धीरे धीरे शोरूम के गेट की तरफ बढ़े। बाहर गार्ड नरेश अभी भी खड़ा था। उसने हरीश जी को जाते देखकर जोर से हंसा। रोहन वापस आकर स्वाति से बोला, देखा ऐसे लोगों को औकात दिखाना जरूरी होता है। उधर हरीश जी ट्रैक्टर पर बैठ गए। उन्होंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और धीरे धीरे शोरूम से दूर जाने लगे। शोरूम के अंदर रोहन मुस्कुरा रहा था। उसे यह पता ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी कृतिका ने देखा कि सोफे के पास जहाँ हरीश जी बैठे थे, उनके झोले से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज जमीन पर गिरा हुआ है। कृतिका ने जल्दी से वह कागज उठाया। उसे लगा शायद यह कोई जरूरी चीज है। उसने कागज खोला। कागज पर ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, बिक्री समझौता, एलाइट ऑटो हब की जमीन, और नीचे नाम लिखा था, क्रेता श्री हरीश। कृतिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपते हुए कागज को देखती रही। उस कागज पर आज की तारीख भी दर्ज थी। कृतिका के मन में जैसे झटका लगा। हे भगवान, ये तो वही जमीन है जिस पर पूरा शोरूम बना है। कंपनी के मालिक ने कल रात ही यह जमीन बेची थी और खरीदार वही बुजुर्ग, वही बाबा थे। कृतिका तुरंत कागज लेकर रोहन के केबिन की ओर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हांफते हुए उसने कहा, सर ये देखिए, यह कागज हरीश बाबा का है। रोहन ने चिढ़कर कागज छीना। क्या बकवास है कृतिका, अब क्या हो गया? जमीन का कागज, क्या करूं इसका मैं? रोहन बोला, मैं इसका क्या करूं? उसने कागज को बिना पढ़े वापस कृतिका के हाथ में थमाया और हंसते हुए बोला, लगता है बाबा ने किसी जमीन का कागज यहाँ छोड़ दिया। कोई फालतू चीज होगी। अब जाओ और अपना काम करो। और हाँ, अगर वो बुढ़ा दोबारा आए तो सीधा उसे बाहर फेंक देना। कृतिका को महसूस हो गया था कि रोहन कितनी बड़ी गलती कर रहा है। शाम होते होते कृतिका ने हिम्मत जुटाई और फिर से कागज निकाला। उसने बिक्री समझौते को ध्यान से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, श्री हरीश पुत्र श्री किशनलाल ने यह जमीन पूरी कीमत चुकाकर खरीद ली है और आज से ये जमीन उनके नाम दर्ज है। उस पर शोरूम के मालिक मिस्टर गुप्ता के हस्ताक्षर भी थे। कृतिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, रात के 8 बजने वाले थे। अगले दिन सुबह कृतिका जल्दी शोरूम पहुंच गई। उसका मन बहुत बेचैन था। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद आज हरीश जी फिर आएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। शोरूम खुला, कामकाज शुरू हुआ। रोहन पूरे जोश में अपने काम में लग गया। उसे कल की घटना की कोई फिक्र नहीं थी। वह रिसेप्शनिस्ट स्वाति के साथ चाय पी रहा था
और कल वाली घटना पर मजे ले रहा था। रोहन बोला, सोचो स्वाति, वो बूढ़ा किसान ट्रैक्टर पर आया था और कह रहा था कि उसे नई गाड़ी लेनी है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि उसे इस शोरूम का पता भी कैसे मिल गया। स्वाति भी हंसते हुए बोली, हाँ सर, ऐसे लोगों को तो अंदर भी नहीं आने देना चाहिए। लेकिन कृतिका को क्या हो गया था? वो तो उसे चाय पानी पिला रही थी जैसे कोई महाराजा आया हो। कृतिका ये सब सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। वह तुरंत रोहन के पास गई। कृतिका ने धीरे से कहा, सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। रोहन चिढ़कर बोला, क्या बात है कृतिका? सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो। जो बोलना है यही बोलो। कृतिका ने साहस करके कहा, सर, कल जो बाबा आए थे, मुझे लगता है हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। रोहन जोर से हंसा, माफी? किस बात की माफी? मैंने क्या गलती की है? औकात बताई, वही गलती है क्या? क्या चाहती हो मैं उनके पैरों में गिर जाऊं? कृतिका ने धीमी आवाज में कहा, सर, वह कागज जमीन की बिक्री का होता है और वह आदमी इस शोरूम की जमीन का मालिक है। रोहन एक पल के लिए कृतिका को घूरता रहा, फिर उसने और भी जोरदार ठहाका लगाया। उसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार दोनों चढ़ते जा रहे थे। रोहन का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसका अहंकार उसे सच सुनने नहीं दे रहा था। वह चिल्लाया, क्या बकवास है ये कृतिका? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुमने कल भी मेरा दिमाग खराब किया था। वो फटा पुराना किसान जिसकी चप्पल टूटी हुई थी, वो करोड़ों की जमीन का मालिक होगा। ये सब झूठ है। वो कोई फर्जी कागज होगा। तुम एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही हो या डराने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा, दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। याद रखना, इस शोरूम का मैनेजर मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ कौन आता है और कौन नहीं। कृतिका चुप हो गई। उसे समझ में आ गया कि रोहन के घमंड की दीवार इतनी ऊंची है कि सच की आवाज वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। वह मायूस होकर अपनी सीट पर लौट आई। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। हर मिनट कृतिका के लिए भारी था। उसे इंतजार था हरीश जी के वापस आने का। वह जानती थी कि हरीश जी नेक दिल हैं, लेकिन इतने बड़े अपमान को चुपचाप सहने वालों में से नहीं। करीब 11:30 बज चुके थे। शोरूम के अंदर कुछ खास ग्राहक गाड़ियां देख रहे थे। तभी गेट पर हलचल हुई। एक लंबा आदमी सफेद कमीज और पैंट पहने, हाथ में पतला काला ब्रीफकेस लिए अंदर आया। उसका नाम था विक्रांत, जो शहर की सबसे बड़ी जायदाद कानूनी फर्म का वकील था। विक्रांत सीधा रिसेप्शन पर गया। मुझे मैनेजर रोहन से मिलना है, अर्जेंट मीटिंग है। स्वाति ने रोहन को बुलाया। रोहन सूट बूट वाले क्लाइंट को देखकर खुश हुआ। वह मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ बताइए मिस्टर। विक्रांत शांत आवाज में बोला, मैं श्री हरीश जी का कानूनी सलाहकार हूँ। इतना सुनते ही रोहन का चेहरा उतर गया। वह हड़बड़ाया, हरीश? कौन हरीश? विक्रांत ने गंभीर होकर कहा, वही हरीश जो कल यहाँ अपनी नई कार खरीदने आए थे और जिन्हें आपने और आपके स्टाफ ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। रोहन सकपका गया। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश में हंसने लगा, ओह वो किसान बाबा, हाँ हाँ वो तो बस ऐसे ही। पर विक्रांत ने रोहन की बात काट दी। अजय जी, विक्रांत बोला, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। हरीश जी ने मुझे भेजा है। उन्होंने कल की पूरी घटना बताई है, आपका व्यवहार, आपका अहंकार, सब कुछ। रोहन के पसीने छूटने लगे। उसने पीछे मुड़कर कृतिका की ओर देखा, जो यह सब सुन रही थी। विक्रांत ने ब्रीफकेस खोला, एक दस्तावेज निकाला। विक्रांत ने दस्तावेज मेज पर रख दिया और बोला, श्री हरीश जी का सीधा आदेश है। यह जमीन उन्होंने कल ही 51 करोड़ में खरीदी है और अब वह नहीं चाहते कि उनकी जमीन पर उनका अपमान करने वाला कोई भी आदमी काम करे। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या 51 करोड़? ये जमीन, ये सब क्या बकवास है? विक्रांत ने ठंडी स्थिर आवाज में कहा, ये बकवास नहीं है अजय जी, ये सच्चाई है। हरीश जी ने मुझे 2 काम दिए हैं। एक, पहला आपको बर्खास्त करने का नोटिस देना। दूसरा, इस शोरूम के असली मालिक मिस्टर गुप्ता को तुरंत यहाँ बुलाना। पूरा शोरूम सन्नाटे में जम गया। सारे सेल्स पर्सन और ग्राहक चुपचाप यह नजारा देख रहे थे। रोहन गुस्से और घबराहट के मारे कांपने लगा। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैंने सालों से ये शोरूम संभाला है। मैं गुप्ता सर को कॉल करता हूँ। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, जरूर करिए, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए। वह सबकी तरफ देखकर बोला, हरीश जी ने एक बात और कही है, यह शोरूम सिर्फ कार बेचने की जगह नहीं, इंसानियत बेचने की जगह है। जिसने कल इंसानियत दिखाई उसे इनाम मिलेगा और जिसने घमंड दिखाया उसे सजा। विक्रांत ने कृतिका की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। वह सबको सुनाते
हुए बोला, कृतिका, कल के पूरे वाक्य में सिर्फ तुम थी जिन्होंने हरीश जी को सम्मान दिया, इसलिए आज से हरीश जी ने तुम्हें एलाइट ऑटो हब सिटी ब्रांच का कार्यवाहक मैनेजर नियुक्त किया है। ये सुनते ही कृतिका की आंखों में आंसू भर आए। वह हैरान थी, आवाज तक नहीं निकल पाई। शोरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन का गुस्सा अब घबराहट में बदल चुका था। वह पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बुजुर्ग को उसने कल एक मिनट भी नहीं बैठने दिया, वही आज उसकी पूरी दुनिया उलट सकता है। रोहन ने तुरंत अपने मालिक मिस्टर गुप्ता को फोन लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक वकील आया है, वो कह रहा है कि उस बाबा ने हमारी जमीन खरीद ली है। वो मुझे नौकरी से निकाल रहा है। प्लीज सर, जल्दी आइए। शहर के दूसरे छोर पर मीटिंग में बैठे मिस्टर गुप्ता भड़क उठे। क्या बकवास कर रहे हो रोहन? कौन किसान, कौन सी जमीन खरीद ली? मैं अभी आता हूँ, कुछ मत करना। कुछ ही मिनटों में मिस्टर गुप्ता अपनी महंगी कार से शोरूम पहुँचे। उनका चेहरा हमेशा की तरह गुस्से से भरा था। मिस्टर गुप्ता अंदर आते ही दहाड़े, क्या ड्रामा है ये सब? उन्होंने पहले रोहन को देखा, फिर विक्रांत को और अंत में कृतिका को, जो अभी भी हैरान खड़ी थी। तुम कौन हो और यह नोटिस किस बात का है? मिस्टर गुप्ता ने विक्रांत की ओर गुस्से से देखा। विक्रांत ने शांति से ब्रीफकेस खोला और जमीन की बिक्री के सारे दस्तावेज मिस्टर गुप्ता के हाथ में थमा दिए। मिस्टर गुप्ता, मेरा नाम विक्रांत है। मैं श्री हरीश जी का कानूनी सलाहकार हूँ। ये पूरा शोरूम जिस जमीन पर खड़ा है, वह जमीन कल हरीश जी ने खरीद ली है। अब वह इस जमीन और शोरूम के मालिक हैं और वह नहीं चाहते कि उनकी जमीन पर कोई ऐसा मैनेजर रहे जो इंसानियत की कदर नहीं करता। मिस्टर गुप्ता ने कागजात देखे। उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। उन्हें मालूम था जमीन की डील पक्की हो चुकी थी, लेकिन खरीदने वाला कौन है यह उन्हें नहीं पता था। हाँ, हरीश, वही साधारण दिखने वाला किसान। यह कैसे हो सकता है? विक्रांत ने शांत स्वर में कहा। हो सकता है मिस्टर गुप्ता, हरीश जी ने कल आपको कॉल किया हो, लेकिन आपने मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि वह इंसानियत की जाँच करने आए थे और आपकी जाँच में आपका मैनेजर रोहन फेल हो गया। तभी शोरूम के गेट पर फिर आवाज हुई। इस बार हरीश जी अंदर आ रहे थे। वह आज भी उसी साधारण धोती, कुर्ता और पगड़ी में थे, पर चेहरे पर विनम्रता के साथ एक हल्का सा अधिकार भी था। पूरे शोरूम का माहौल ठहर गया। कल तक जिन्हें सब मजाक समझ रहे थे, आज वही यहाँ के सबसे बड़े मालिक बनकर खड़े थे। हरीश जी धीरे धीरे लॉबी के बीच में आए और अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। मिस्टर गुप्ता तुरंत आगे बढ़े। उनका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। हरीश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। रोहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम सबने बहुत गलती की। हरीश जी शांत थे, पर आवाज में एक दमदार ठहराव था। गुप्ता जी, तुमने जमीन का सौदा किया था, लेकिन मुझे इंसानियत का सौदा करना था। तुमने पैसे देख लिए, पर तुम्हारे कर्मचारियों ने इंसानियत का दाम नहीं देखा। फिर हरीश जी ने रोहन की ओर देखा। रोहन का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी हो गया था। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। रोहन रोने लगा। हरीश जी ने उसे देखकर कहा, रोहन, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन कर्मों की सजा जरूरी है। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से इसकी तनख्वाह एक साधारण सेल्समैन जितनी होगी और इसका काम सिर्फ ट्रैक्टरों और पुरानी कमर्शियल गाड़ियों की डीलिंग का होगा। यह अब सूट नहीं पहनेगा, बल्कि साधारण कपड़े पहनेगा। जब तक यह किसान की मेहनत और सादगी की इज्जत करना नहीं सीखता, इसकी यही पोस्ट रहेगी। तब तक वह मैनेजर नहीं बनेगा। रोहन शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि ये सजा कितनी बड़ी है। हरीश जी ने फिर कृतिका को अपने पास बुलाया। नेहा बेट, यहाँ मूल स्क्रिप्ट में नेहा नाम है, लेकिन हम पहले से कृतिका रख चुके हैं, इसलिए नीचे पूरा हिस्सा कृतिका के नाम से ही दे रहा हूँ। हरीश जी बोले, कृतिका बेटी, तुम कल से इस शोरूम की नई मैनेजर हो। तुम में धन का अहंकार नहीं है। तुमने एक गरीब समझे गए आदमी को चाय पिलाई और सच के लिए आवाज उठाई। यह गुण करोड़ों से ज्यादा कीमती है। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ आने वाले हर इंसान का सम्मान हो, चाहे वह किसान हो या किंग। कृतिका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर हरीश जी का धन्यवाद किया। फिर हरीश जी ने अंतिम फैसला सुनाया। इस शोरूम का नाम आज से किसान मोटर्स होगा और हर साल सबसे ज्यादा सादगी से काम करने वाले
कर्मचारी को एक गाड़ी मुफ्त दी जाएगी। लॉबी में खड़े सभी ग्राहक और स्टाफ जो कुछ देर पहले सन्नाटे में थे, अब जोरदार तालियां बजाने लगे। हर किसी को लगा आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। हरीश जी फिर बोले, गुप्ता जी, आप ईमानदार हो, लेकिन आपका स्टाफ घमंडी हो गया था। अब तुम और कृतिका मिलकर इस शोरूम को चलाओगे, और याद रखना, कपड़े हमेशा फट सकते हैं, लेकिन संस्कार और इंसानियत कभी पुराने नहीं होते। इसके बाद हरीश जी ने कृतिका को वही सफेद रंग की मजबूत गाड़ी की चाबी दी जो उन्होंने अपने पोते के लिए देखी थी। उन्होंने कृतिका को आशीर्वाद दिया और शांत मुस्कान के साथ अपने Sandy.